वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज एक बहुत ही कुंचुम छोटू सा लेक्चर है लाइफ प्रोसेस का, जिसको हम कंप्लीट करके लाइफ प्रोसेस को एंड देंगे। वन शॉट वीडियो रेडी है, पूरे डिटेल लेक्चर रेडी है, आप लाइफ प्रोसेस के देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको कल मिलेगा वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन, और इसी वीक में आपको मिलने वाला है वन शॉट वीडियो ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो एग्जाम से पहले मैंने वादा किया है कि मैं आपको बना के दूंगी, तैयारी करवा के दूंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज एक छोटा सा जो वीडियो मैं बना रही हूँ, दिस इज अ लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे हीमोडायलिसिस एंड एक्सक्रीशन इन द प्लांट। देखो भैया, सीधी सी बात इतनी सी है कि ह्यूमन के तरह जो प्लांट होते हैं इनके पास कोई जैसे ह्यूमन बींग्स थे उनके पास किडनी थी, जैसे कि इंसेक्ट्स थे उनके पास मेलफिजियन टिब्यूल था, ठीक है, जैसे कि नेफ्रीडिया था अर्थवॉर्म के पास, हर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ना कुछ स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं टू एक्सक्रीट द वेस्ट। बट अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट के पास कोई एक्सक्रीटरी पार्ट नहीं होता है बच्चों, समझ में आई बात? कोई एक्सक्रीटरी पार्ट बेचारों के पास नहीं होता, तो क्या वो एक्सक्रीशन नहीं करेंगे? वो एक्सक्रीशन करेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि वो जो भी चीज़ एक्सक्रीट करते हैं वो हम खा लेते हैं, तो इसका मतलब ये कि मैम हम प्लांट की पॉटी खा रहे हैं, ये बात अलग है भैया। ऐसी गंदी गंदी बातें अपन लोग नहीं करेंगे, ठीक है? तो जो प्लांट निकालते हैं जैसे रेजिन, टैनिन, गम्स, ये सब निकालते हो, ठंडियों में गोंद के लड्डू बनाते हैं ना, तो वो गोंद कहाँ से आता है? वो प्लांट का एक्सक्रीटरी मटेरियल है। जैसे कि प्लांट क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन, पर वो हमारे लिए यूजफुल है, पर प्लांट का तो एक्सक्रीटरी मटेरियल है। तो प्लांट जो होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, और आज उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लांट की जो सेल होती है उसमें सेल वॉल होता है, और मैं जिसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है प्लांट सेल का एक वैक्यूल, ठीक है? ये होता है वैक्यूल। वैक्यूल होता है जिसकी वजह से जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है वो साइड चला जाता है, ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। तो ये है बच्चों जी क्या आपका, ये है आपका प्लांट सेल, और ये बच्चों पड़ा हुआ है आपका वैक्यूल। आई बात समझ में? प्लांट सेल एंड द वैक्यूल, जिसकी वजह से प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है बच्चों? साइड चला जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जो वैक्यूल होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल प्लांट प्रोड्यूस करता है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सब प्लांट किसको देता है? वैक्यूल में। टैं 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 टैं। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सब प्लांट किसको देता है? वैक्यूल में, वैक्यूल को देता है। तो वैक्यूल में वेस्ट मटेरियल भरता जाता है। फिर एक दिन हमारा दिमाग खराब हो जाता है, ये हा हम सारे प्लांट्स को काट डालेंगे और जाके कुल्हाड़ी लेकर हम प्लांट्स पे मारना शुरू कर देते हैं। तो प्लांट सेल पे जब आप कट लगाएंगे तो ये वैक्यूल फट जाएगा, और आपके प्लांट के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हुई दिखाई देंगी जो वैक्यूल के ऊपर भरी थी। एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, दीज आर द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ द प्लांट। समझ में आई बात? ये क्या है? दिस इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ द प्लांट। पर हाँ, वो बात अलग है कि ये वेस्ट हमारे लिए अच्छा होता है, जिसको ह्यूमन बींग यूज करते हैं। बाकी प्लांट्स के पास ऐसा कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है जिसके माध्यम से वो एक्सक्रीट करेगा। आइए इसके बारे में हम लोग और आगे डिटेल बात करते हैं क्या है। तो प्लांट डू नॉट फेस सच प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज द एनिमल, ठीक है? प्लांट के साथ ये लफड़ा नहीं है कि यूरिया बढ़ने लगेगा तो मरने लग जाएंगे, अमोनिया बढ़ने लगेगा तो मरने लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लांट ऐसी किसी भी समस्याओं से नहीं जूझते हैं, ठीक है? पर फिर भी वेस्ट तो उन्हें भी निकालना है। द मेजर वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ऑब्वियसली किसी का भी वेस्ट मटेरियल, चाहे हमारा भी वेस्ट मटेरियल होता है, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से ही प्रोड्यूस होता है। भाई हम खाना खाते नहीं तो निकालते क्या बाहर? तो मतलब जो भी हमारे पास भी डिफरेंट जो लाइफ प्रोसेसेस हमारे शरीर में चलती है, उन्हीं से हमारा भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। वैसे ही इनके भी शरीर में, इनकी भी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती हैं उनसे इनका वेस्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन, जो कि इनके लिए वेस्ट होता है पर हमारे लिए फायदेमंद होता है, और स्टोमेटा से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं जिसको हम इनहेल कर लेते हैं। बट दिस इज द वेस्ट मटेरियल। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो वाटर को कैसे निकालते हैं भाई साहब? वाटर को ट्रांसपिरेशन की मदद से निकालते हैं। ये हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन पुल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टर ऑफ द वाटर में पढ़ा है। जिसको नहीं पढ़ा है वो जाके लेक्चर पढ़ा है वो देख सकता है। तो आपने क्या समझा कि जो चीज़ हमारे लिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम सुबह उठते हैं तो स्टेम पर पानी लगा होता है, लीव्स में पानी लगा होता है, क्या आपको लगता है कि पानी यूजफुल है? नो 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 नो। ये पानी का इस्तेमाल प्लांट कर चुका है, और अब वो एक्स्ट्रा वाटर है जो प्लांट की हीट को भी लेकर बाहर निकल रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, और अब वो हमारे, मतलब वो तो अब हमारे भी ज़रूरत का नहीं है। तो प्लांट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन, एक्स्ट्रा
ऑक्सीजन बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस से निकालते हैं। और हमेशा ये कैसे बाहर होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जब उनके बॉडी में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने लगेगा तो उस वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए वो अपने शरीर से पानी को बाहर निकाल के फेंक देंगे और एजेस पे पानी लग जाता है। वही एजेस लगता है, ओ पानी निकाल रहा है प्लांट। नो बच्चों, प्लांट कोई पानी नहीं निकाल रहा है। एक्चुअली प्लांट अपने एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर रहा है जो उसकी ज़रूरत का नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो है वो कोई भी कर सकता है, स्टेम भी कर सकता है, लीव्स भी कर सकता है, इवन रूट भी कर सकती है। समझ में आई बात? ज़्यादातर जो है इस ट्रांसपिरेशन कौन शो करता है? ज़्यादातर ट्रांसपिरेशन, क्योंकि 3-4 टाइप के होते हैं, स्टोमेटल, लेंटिकुलर और क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकुलर तो पर अपन को स्टोमेटल ही पढ़ना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ज़्यादातर स्टोमेटास के थ्रू ही ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये देखो, लीव्स के ऊपर जो पानी है ये भी वेस्ट मटेरियल है। जो गैसेस निकालते हैं दिस इज द वेस्ट मटेरियल, ये भी जो है क्या होता है? आपका ट्रांसपिरेशन ही होता है। समझ में आई बात? नाउ ध्यान से देखेंगे, सॉलिड वेस्ट स्टोर्ड इन द प्लांट बॉडी थ्रू द शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स। अगर आपको ये लगता है, ध्यान से समझना, जब प्लांट जो होता है, ध्यान से सुनो, जब प्लांट की पत्तियां गिरती हैं, ठीक है, प्लांट में पके हुए फल गिरते हैं, तो क्या आपको समझ में आता है कि क्यों गिर रहा है? द वेस्ट मटेरियल गेट एक्यूमुलेटेड इन बिटवीन द स्टेम एंड द लीव्स, और द स्टेम और इन बिटवीन द फ्रूट, और ये वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट होते 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 उनको दूर कर देता है स्टेम से, और उन जमीन में गिर जाते हैं। तो सॉलिड वेस्ट स्टोर्ड इन द प्लांट बॉडी, ध्यान समझो, जो सॉलिड वेस्ट होता है, देखो ये वेस्ट मटेरियल ऊपर लगा हुआ है, सॉलिड वेस्ट इनके गिरने के दौरान ही बाहर हो जाता है। गम्स, रेजिन एक्सक्रीटेड फ्रॉम द लेंटिकल ऑफ द बार्क, ठीक है, जो वैक्यूल स्टोर करके रखता है, और इनको जब हम काट देते हैं या जब फट जाते हैं तो ये अपना ऊपर सरफेस पे दिखाना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े जंगलों पे जाकर देखिए। एक्सेसिव सॉल्ट रिमूव थ्रू द हाइड्राथोड्स, ध्यान समझिएगा, ये ध्यान समझिएगा, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ मैं, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर जिनको ये लगता है कि एक्सक्रीशन इन प्लांट नहीं पढ़ाया हमको, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि वेस्ट मटेरियल कैसे कैसे प्लांट बाहर करता है। वेस्ट मटेरियल पौधा बाहर करता है एज ऑक्सीजन बाय द स्टोमेटा। वेस्ट मटेरियल पौधा बाहर करता है एज अ water by the transpiration from the leaf stem as well as the roots, और वेस्ट मटेरियल बाहर करता है पौधा in the form of salt with water by the process called as guttation। इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो ट्रांसपिरेशन होता है, ध्यान समझो, ट्रांसपिरेशन में हम पानी बाहर कर रहे हैं, पर जब आप पानी के साथ सॉल्ट रिमूव करते हैं, सम स्पेशल ओपनिंग्स ऑफ द स्टेम, दिस इज कॉल्ड एज गटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? गटेशन। तो जब कभी आपको ऐसा कोई वाटर ड्रॉप दिखे और उसको टेस्ट करने पर आप घबराना नहीं, वो कोई सूसू नहीं कर रहा है। अगर वो पानी सॉल्टी दिखे तो इसका मतलब ये समझ जाना कि ये प्रोसेस गटेशन है। ट्रांसपिरेशन का वाटर सॉल्टी नहीं दिखता, ठीक है, नहीं लगता। तो गटेशन का जो देखो, स्टेम से पानी रिमूव हो रहा है, सीधी सीधी बात है गटेशन। लीव से रिमूव हो रहा है, सीधी सीधी बात है ट्रांसपिरेशन। सिर्फ इतना याद रख लो, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टेम भी अपना एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एज गटेशन। स्टेम में अच्छा देखो, ध्यान से सुनना, लेंटिसिल जो होते हैं, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। हाइड्राथोड्स आर डिफरेंट थिंग्स। हाइड्राथोड्स के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर रिमूव होता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गटेशन। क्लियर है? वाटर ड्रॉप्स अपीयर इन द मार्जिन ऑफ सम हर्बेशियस प्लांट। सब में नहीं होता, ठीक है। मैनी ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट आर रिसाइकल, जितने भी बहुत सारा पौधा तो खुद ही रिसाइकल कर लेता है। लीव्स और द बार्क विच आर रिमूव्ड बाय पीरियोडिकली कंटेन एक्सक्रीटरी मटेरियल, कंटेन्स excretory material by them। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि पौधा क्या क्या रिमूव करता है। पौधा रिमूव करता है एक्स्ट्रा वाटर, पौधा रिमूव करता है एक्स्ट्रा सॉल्ट बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड एज गटेशन। पौधा एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। गटेशन, ट्रांसपिरेशन, फिर रेस्पिरेशन से एक्स्ट्रा CO2, फिर उसके बाद और एक्स्ट्रा CO2 मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, सॉरी, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस हैं जिसकी वजह से पौधा अपना अपना जो है रिमूव करता है। क्लियर है? रेजिन, टेनिन, गम्स ये रिमूव करता है बाय द हेल्प ऑफ लेंटिसिल्स। लेंटिसिल्स are the openings which is present into the stem। तो आई होप इतना सा ही आपको पढ़ना, एक्सक्रीटरी में इतनी क्यों मगजमारी करनी, बस इतना सा तो ये टॉपिक था, ठीक है। सम एक्सेसिव ऑर्गेनिक एसिड कंबाइन विद द एक्सेसिव कैटायन पार्टिसिपेट आउट इन द इनसॉल्युबल क्रिस्टल व्हिच कैन सेफली स्टोर्ड इन द प्लांट सेल्स। इसका मतलब ये बोला, जो लेटेक्स होता है ये कुछ नहीं है, इसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है, ठीक है, मतलब ये लेटेक्स बनता है, ये आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ इतना याद रखना कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनके साथ कैटायंस मिलकर कुछ ऐसे जो ऐसा वाइट मटेरियल बना लेते हैं और प्लांट
प्लांट सेल में स्टोर होते हैं। अब हम जब भी इन प्लांट को काटेंगे तो उनसे लेटेक्स बाहर आता है। सम वेस्ट सब्सटेंसेज आर एलिमिनेटेड थ्रू द पेटल्स। मैंने आपको बोला कि जब पत्तियां गिरती हैं, फ्रूट्स गिरते हैं, पेड़ गिरता है, तो उससे भी एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर हो सकता है। तो लेटेक्स, रेजिन, टेनिन, गम्स, ऑक्सीजन, वाटर विद सॉल्ट, ये सब इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होता है जो अलग अलग मेथड से बाहर आता है। समझ में आई बात? अब ये समझिए कि एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूजन से ही, देखो जैसे गम लगा हुआ है, आपका लेंटिसिल फटा, जो उसके अंदर गम स्टोर था इन द वैक्यूल, वो सब बाहर आ गया। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो वैक्यूल होता है उसके अंदर ही सारी चीजें स्टोर होती है, जैसे ही आप कट लगाते हैं वैसे ही बाहर आने लगता है। एक्वेटिक प्लांट लॉस देयर वेस्ट प्रोडक्ट बाय द डिफ्यूजन डायरेक्टली इनटू द वाटर। एक्वेटिक जो प्लांट हो गए उनको भी वेस्ट वाटर रिमूव करना पड़ेगा, भाई वो कोई भगवान तो है नहीं, तो उन्हें भी वेस्ट मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा। और वो वेस्ट मटेरियल कैसे रिमूव करते हैं बेटा जी? वो वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बेटा समझ में आई बात? देखो, मुझे नहीं मतलब है कि पानी में क्या चल रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मुझे नहीं मतलब है कि पानी में क्या चल रहा है। मेरे लिए मेरा एनवायरनमेंट सिर्फ उतना ही है जिस एनवायरनमेंट में मैं रह रही हूँ। तो मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ ना, वहाँ पे मुझे देखना है कि क्या कॉन्सेंट्रेशन है। जब वेस्ट मटेरियल, जैसे मान लो मैं एक कमल का पौधा हूँ, ठीक है, तो मान लो मेरे कमल के पौधे में बहुत ज़्यादा एक्सक्रीटरी वेस्ट बन रहा है, पर मेरे चारों तरफ एक्सक्रीटरी वेस्ट की मात्रा कम है, तो मैं ऑब्वियसली डिफ्यूज करके बाहर कर दूंगी। ठीक है, सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे लेटेक्स, गम्स, एसेंशियल ऑयल्स, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये स्पेशल टाइप के टिश्यूज एंड ग्लैंड से निकाले जाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, बहुत सारी पत्तियां, जैसे चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती की एक स्पेशल स्मेल होती है कि नहीं होती? कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ी की भी एक स्पेशल स्मेल होती है। आपको पता है कि ये क्यों निकालते हैं? है तो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है जिसके लिए हम पागल रहते हैं। हमारी मम्मियाँ जो है 2 बाल्टी चाय पीने के लिए तैयार रहती हैं, तो दिस इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट। बेटा समझ में आई बात? तो ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये क्यों निकालते? कभी आपने सोचा कि चाय की स्पेशल स्मेल क्यों है, कॉफ़ी की स्पेशल स्मेल क्यों है? ये चाय और कॉफ़ी की स्पेशल स्मेल बेटा जी इसलिए होती, लल्ला मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, इसलिए होती है ताकि कोई इन्हें खाने ना पाए। क्योंकि जैसे सोचेंगे क्योंकि किसी भैंस को तो आप चाय पीते नहीं देखोगे, ओहो आज मुझे अच्छा लग रहा है, कभी किसी भैंस को चाय पीते हुए तो देखा नहीं होगा आपने, भाई इंसान ही चाय पीता है। तो भाई जो प्लांट होता है ना, ये अपनी स्मेल, कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट अपनी स्पेशल स्मेल ऑयल इसलिए निकालते ताकि इनको कोई खाए नहीं। समझ में आई बात? पर आपको ये समझना चाहिए कि ये पौधे के यूज़ के नहीं है, पर हमारे यूज़ के हैं। मैडम हमें तो चाय की सुगंध लगती कि नहीं लगती है? तो जो पौधे के लिए वेस्ट है ना, वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्लियर है? तो हमने क्या क्या देखा कि क्या क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। हमारे पास एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है रेजिन, गम, टैनिंग, लेटेक्स, ऑयल, ठीक है, स्मेल, ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट, सब कुछ है जो अलग अलग मेथड से बाहर आता है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है छाती पीटते रहते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स नहीं पढ़ा है हमें, तो लो बेटा पढ़ा दिया है। अब आओ भैया जी, ह्यूमन का ये जो है आपकी एनसीईआरटी में एज अ ब्लॉक दिया है, पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमको पढ़ना ज़रूरी है। मान लो आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जाए, मान लो कि आपकी किडनी जो है वो गड़बड़ हो जाए, मान लो कि किडनी में चोट लग जाए, मान लो किडनी रिजेक्ट हो जाए, मान लो किडनी डेड हो जाए, तो क्या करोगे? मर जाओगे। मरना है एक ऑप्शन, हर चीज़ का अंतिम ऑप्शन तो मरना ही है, पर मरते नहीं है। मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मेडिकल साइंस से लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं। लोग किडनी को ही बाईपास कर देते हैं, लोग एक छोटे रास्ते में जाने के लिए बाईपास अपनाते हैं, पर ये याद रखिए कि लोग किडनी को भी बाईपास कर सकते हैं, और इसके लिए वो एक मेथड अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं डायलिसिस, या इसी को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। तो वो पर्सन जिनकी किडनी जो है गड़बड़ हो गई है और डॉक्टर ने बोल रहे हैं कि भाई आपका यूरिन ढंग से बन नहीं रहा है, फिल्टर नहीं हो रहा है, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है सब बाहर आए जा रहे हैं सूसू से, कुछ करिए। तो या तो आपके पास बहुत अथाह पैसा है, ठीक है, तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए। पर बात यही है कि जब भी हम किडनी को ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हमारा ईच एंड एवरी सेल शुड बी मैच्ड। आ रही बात समझ में? हर सेल हमारा मैचिंग होना चाहिए। अगर एक सेल में भी, एक रिसेप्टर में भी गड़बड़ी आ गई बेटा, तो काम लफड़े में बिछ जाएगा। तो किडनी ट्रांसप्लांट कराना लोग इतना प्रेफर करते नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। तो पहला ऑप्शन जो है अपनी किडनी को बाईपास करने के लिए होता है हीमोडायलिसिस। तो हर बंदा या बंदी जो भी किडनी जिनकी गड़बड़ होती है वो जो है पहले हीमोडायलिसिस करवाते हैं, देन दे विल गो फॉर द ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन में तो बहुत है, मैचिंग नहीं हुई तो क्या करोगे? हो सकता है एक दिन बाद ही रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है 10 साल बाद रिजेक्ट हो। तो लोग सोचते हैं कि जितने दिन आदमी चल पा रहा है हीमोडायलिसिस ही अपन करवा के देखते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज हीमोडायलिसिस?
ठीक है। जब मैं रिसर्च वर्क में थी और जब मैं रिसर्च करती थी तब मैं यूजुअली डायलिसिस करती थी। डायलिसिस का काम क्या होता है ये पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ। डायलिसिस का काम होता है किसी भी चीज़ जिसको आप चाहते हैं कि प्योर हो जाए उससे इम्प्योरिटीज़ निकालने का प्रोसीजर है। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? क्या बोला मैंने? डायलिसिस वो प्रोसीजर है जिससे किसी भी चीज़ की इम्प्योरिटी रिमूव की जाती है। तो अभी हम किस चीज़, किडनी से हम किस चीज़ की इम्प्योरिटी रिमूव कर रहे थे? किडनी से हम रिमूव कर रहे थे ब्लड की इम्प्योरिटी। समझ में आ रही हो बात? तो किडनी से हम किस चीज़ की इम्प्योरिटीज रिमूव कर रहे थे? किडनी से हम इम्प्योरिटी रिमूव कर रहे थे ब्लड की। तो भैया हम डायलिसिस किसके लिए रिमूव कर लगा रहे हैं? हम डायलिसिस लगा रहे हैं, ब्लड का डायलिसिस लगा रहे हैं, जैसे ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज हो लाइक यूरिया, लाइक और भी सारी चीज़ें, वो सब बाहर आ जाए और आपका ब्लड वापस से आपकी बॉडी में प्योर मतलब अच्छा भेजा जा सके। बस समस्या ये है कि यहाँ पर हम किडनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक स्पेशल मशीन का इस्तेमाल करेंगे और इसी को हम कहते हैं डायलिसिस मशीन या डायलाइजिंग चैम्बर। आइए समझते हैं। ठीक है, वैसे तो किडनी थ्रू आउट द लाइफ एक्टिव रहती है, ठीक है, पर समय के साथ, बीमारी के साथ इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। 70 ईयर्स तक आते तक 50% तक डिक्रीज हो जाती है। बहुत सारी किडनी डिजीजेस, किडनी इन्फेक्शन, एनी इंजरी जो इन द किडनी, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी, ये सारी चीज़ें किडनी के अंदर जो होती हैं एबनॉर्मलिटी कॉज करती है। और इसके लिए डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करता है? 2 ही चीज़ें सजेस्ट करता है भाई साहब। हो सकता है आपकी किडनी फेल ही हो गई है, काम ही नहीं हो पा रहा है, किडनी फेलियर हो गया है। अब जब आपको ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, जब आपका किडनी फेलियर हो गया है, तो आप क्या करेंगे बच्चों? तो अब आप भैया ऐसा है कि या तो आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए, आप अपने किडनी की मैचिंग के लिए एक डोनर ढूंढिए जिसका एक जैसे ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। देखो सबसे, मैं ट्रांसप्लांटेशन की बात करूँ ना कि हम ट्रांसप्लांट किससे लेते हैं, तो जो सबसे अच्छा ट्रांसप्लांट आपके जुड़वा भाई बहनों का होता है। अगर आपके जुड़वा भाई बहनें नहीं है तो बाकी किसी सिबलिंग का होता है, आपके भाई बहनों का। फिर नहीं होता तो आपके माँ बाप का होता है, फिर नहीं होता तो आपके खानदान का होता है, फिर आपके पड़ोसियों का होता है। तो जितने ज़्यादा दूर का रिलेशन का किडनी आप लेंगे ना उतना ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि उतनी सेल जो होती है उसकी मैचिंग नहीं होगी। आपको मैं बता दूं कि एक सेल में बॉडी के मिलियंस ऑफ रिसेप्टर होते हैं और हर एक रिसेप्टर को ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन मैच करना होता है। तो बेटा इंडिया अभी भी इतना मेडिकल साइंस में एडवांस नहीं है कि हर चीज़ मैच कर पाए, इसलिए कुछ सालों के बाद किडनी रिजेक्ट हो जाती है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी मरते दम तक किडनी चलती है, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटेशन लोग थोड़ा डरते हैं और अवॉइड करते हैं, इसीलिए लोग अपनाते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या अपनाते हैं बच्चों जी? ये अपनाते हैं आर्टिफिशियल किडनी और इसी को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है? ये एक मशीन है बेटा। क्या है ये मशीन? ये एक मशीन है जिसका इस्तेमाल हम ब्लड के वेस्ट को, मेटाबॉलिक वेस्ट, व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट वो वेस्ट होता है जो दिन भर की क्रियाकलाप के करने के दौरान प्रोड्यूस होता है, इससे निकाला जा सके डायलिसिस के थ्रू, ठीक है। एंड मेंटेन द नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द बॉडी फ्लूइड्स। अगर आप ब्लड से सारी इंप्योरिटीज निकाल लेंगे तो ब्लड में किसी भी इंप्योरिटी की अधिकता नहीं होगी और आपकी बॉडी में हर चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वाटर का, मिनरल्स का, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस रहेगा। इस मैकेनिज्म को और इस मशीन को हम कहते हैं डायलिसिस। इसमें करते क्या है, ध्यान से समझ लो। मेरे पास एक डायग्राम है, तो लेट मी शो यू द डायग्राम। कम ऑन एवरीबॉडी, इधर आ जाओ। चलो मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, थ्योरी से तो भैया कुछ ज़्यादा मज़ा आता नहीं है यार। बायोलॉजी में बिना डायग्राम के क्या ही मज़ा है यार जीवन में। नाउ लिसन टू मी। आप डायलिसिस के लिए क्या चुनते हैं? आप डायलिसिस के लिए हाथ की भी आर्टरी चुन सकते हैं और पैर की भी आर्टरी चुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बंदा है इसका नाम है कुक्कू, ठीक है। अब कुक्कू का जो है किडनी गड़बड़ हो गया है, तो कुक्कू के हाथ से हम जो है क्या कर रहे हैं, आर्टरी से पूरा ब्लड बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कहाँ से, हाँ ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये पूरा जो है आर्टरी से हम ब्लड बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा भैया, प्रेशर देखना पड़ेगा कि आर्टरी से जो है कितना प्रेशर है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। मैडम हमने तो सुना है कि ब्लड बाहर निकालने पर ब्लड का क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है। मैडम यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? यही समझा रही हूँ मैं। जिस ट्यूब में ब्लड को बाहर निकाल के आप भर रहे हैं वो है एक सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब जो होती है सेलुलोजिक मेम्ब्रेन ट्यूब होती है। ये मेम्ब्रेनस ट्यूब जो होती है सेमी परमिएबल होती है। मतलब ये है कि इस मेम्ब्रेन से सिलेक्टिव चीज़ें बाहर जाती हैं और सिलेक्टिव चीज़ें अंदर आती हैं। क्लियर है इतनी बात? तो इट इज़ दिस ट्यूब्स मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ सेकेंड थिंग इज कि इस ट्यूब में हम एक एंटीकोगुलेंट एजेंट मिलाते हैं और उस एंटीकोगुलेंट एजेंट का नाम
नाम है मेरे बच्चा हीपैरिन। क्या है? हीपैरिन। मैडम हमारी एनसीईआरटी में तो लिखा ही नहीं लिखा है, पर आपके दिमाग में आपकी अकल में भूसा नहीं भरा होना चाहिए। तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, ऐसा सिली क्वेश्चन पूछना मत बेटा, ठीक है। तो हीपैरिन क्या होता है? हीपैरिन बेसिकली इट इज एन एंटीकोगुलेंट। अगर आपकी ब्लड में भी अपने निकाल देंगे और यहाँ पे पड़ा रहेगा ना, तो आपका ब्लड बाहर भी क्लॉट नहीं होगा। तो इस ट्यूब में हम क्या करते हैं? हीपैरिन मिला देते हैं, ताकि जब ब्लड बाहर निकले तो इस ट्यूब के अंदर कोगुलेट ना हो। ये सारा ट्यूब जो है ये एक चैम्बर में जाकर आप डुबो दीजिए, जिसके अंदर एक सोल्यूशन भरा है जिसे हम कहते हैं डायलाइजिंग सोल्यूशन। इस चैम्बर के अंदर एक पूरा सोल्यूशन भरा है जिसे हम कहते हैं डायलाइजिंग सोल्यूशन। नाउ डायलाइजिंग सोल्यूशन क्या सोल्यूशन है ये भी समझिए। डायलाइजिंग सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें सब अच्छी अच्छी चीज़ें ज़रूरत की हैं जो कि एक स्टैंडर्ड ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए होती हैं। तो जब हम इन ट्यूब्स को डायलाइजिंग सोल्यूशन में लेके जाएंगे तो गंदी गंदी चीज़ें बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये कहाँ आ जाएंगी? आपके डायलिसिस सोल्यूशन में। और अच्छी अच्छी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी भाई? आपके ट्यूब में चली जाएंगी। क्लियर है? यहाँ से आपको क्या करना है? फ्रेश वाला सोल्यूशन जो है वो क्या करते रहना है? कंटिन्यूसली डायलाइजिंग सोल्यूशन डालते रहना है और बेकार वाला बाहर निकालते रहना है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो अच्छी चीज़ें जाने के साथ साथ गंदगी भी अंदर जा सकती है जो आप निकालना चाह रहे हैं। जो नहीं आपने सोल्यूशन चेंज नहीं किया, डायलिसिंग सोल्यूशन ट्यूब से गंदगी बाहर गई, आपने सोल्यूशन चेंज नहीं किया, तो हो सकता है वही गंदगी वापस भी आ जाए। समझ में आ रही बात? जब आपके ब्लड में सब कुछ अच्छा आ जाता है तो वापस आप अपनी जो है वेन के थ्रू वापस अपने ब्लड को वापस भेज देते हैं बॉडी में। क्लियर है? आ जाओ अब देखो ध्यान से, ये है आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। देखो एक पेशेंट है, सबसे पहले उसकी आर्टरी से ब्लड निकाला गया। क्लियर है? कौन सी ट्यूब होगी? सेलोफेन ट्यूब, सेल्यूलोजिक मेम्ब्रेन की ट्यूब होगी। क्लियर है? इस मेम्ब्रेन में कोई भी अच्छी चीज़ जा सकती है, गंदी चीज़ बाहर आ जा सकती है। इस पूरे ट्यूब को हमने कहाँ डुबोया भाई? इस पूरे ट्यूब को हमने डुबाया डायलाइजिंग चैम्बर में। कहाँ डुबाया बच्चों? इसे डुबाया हमने डायलाइजिंग चैम्बर में। डुबाया डायलाइजिंग चैम्बर में। डायलाइजिंग चैम्बर में क्या डाला हुआ है? डायलाइजिंग सोल्यूशन। एक तरफ से फ्रेश सोल्यूशन जाने दीजिए, दूसरे तरफ से गंदा वाला सोल्यूशन आने दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें जब डायलाइजिंग सोल्यूशन से जा रही हैं ट्यूब के अंदर तो गंदी वाली भी ना चली जाए। क्लियर है? और उसके बाद फिर आप वेन से, भाई आर्टरी से आया है तो वेन से आप उसकी बॉडी में वापस भेज दीजिए। पर यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप इस ट्यूब के अंदर हीपैरिन डाल दीजिएगा बच्चों, क्योंकि अगर आप हीपैरिन नहीं डालेंगे तो ट्यूब के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड बाहर निकलना शुरू हो गया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो किडनीज आर वाइटल ऑर्गन फॉर द सर्वाइवल ऑफ वेरियस फॉर द सर्वाइवल। किडनी जरूरी है बेटा, किडनी के बिना कैसे काम करोगे? सूसू कैसे जाओगे यार? सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी रिड्यूस द एक्टिविटीज ऑफ किडनी। यही मैंने अपनी स्लाइड्स में भी लिखा था, जिसकी वजह से विच लीड्स टू द, अगर ये सब हो गया तो जिसकी वजह से जो पॉइजनस वेस्ट है वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा और हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो जाए। इन केस ऑफ किडनी फेलियर आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। ठीक है? और ट्रांसप्लांट भी आप करा सकते हैं। आर्टिफिशियल किडनी क्या है? इट इज अ डिवाइस टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। ठीक है? तो आर्टिफिशियल किडनी है, ये वो प्रोसीजर है जिसमें हम कोई भी किसी भी प्रकार का वेस्ट मटेरियल आपके ब्लड से निकाल सकते हैं। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब विच इज अ सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब सिलेक्टिव चीज़ें बाहर जा सकती हैं, सिलेक्टिव चीज़ें अंदर आ सकती हैं। ये किस में भरी होती हैं? ये भरी होती हैं टैंक में, जिसे हम डायलाइजिंग टैंक कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है टैंक के अंदर उसे हम डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड के अंदर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड एक्सेप्ट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके अंदर से ये जो फ्लूइड है ना, ध्यान समझना, ये जो अब देखो मेम्ब्रेन के, अभी मैंने डिफ्यूजन बोला था, पर यहाँ पर आपको यही समझना है, जब आप किसी भी चीज़ को मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो बेटा वो डिफ्यूजन नहीं होता, वो होता है ऑस्मोसिस। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपको डायलाइजिंग सोल्यूशन से ब्लड के अंदर भेजना है तो वो डिफ्यूजन नहीं होगा बच्चों, वो होगा ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैंने डिफ्यूजन बोला भी तो वो ऑस्मोसिस है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए, 9th क्लास में भी आपने ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी हम कोई चीज़ मेम्ब्रेन के थ्रू भेजते हैं तो ऑस्मोसिस होती कि नहीं होती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी होती है जिसमें ब्लड भरा हुआ है।
आसपास का डायलाइजिंग सोल्यूशन क्या होता है, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसका जो सब कहानी दहानी सब वैसी है जो सिर्फ एक्सेप्ट ब्लड सेल्स, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लड सेल्स के अलावा उसके अंदर सब कुछ है जो ब्लड के अंदर होता है। सिर्फ उस सोल्यूशन के अंदर क्या नहीं है, सिर्फ उस सोल्यूशन के अंदर नहीं है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट। उस सोल्यूशन से में नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से आ रहा है, ब्लड से आ रहा है। कौन सी प्रोसेस से आ रहा है, ऑस्मोसिस से। मान लो अगर आपके ब्लड में कोई चीज़ की कमी हो तो भैया वो जो डायलिसिंग सोल्यूशन है उसमें सारी चीज़ें जो ब्लड को चाहिए वापस चला जाता है। क्लियर है, किस में चला जाता है, ट्यूब में चला जाता है। क्लियर। The patient blood is passed through this tube. During this passage, the waste product from the blood pass into the dialysing fluid by the diffusion. ठीक है, समझ में आई बात। डिफ्यूजन, मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन के थ्रू जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन कंसिडर नहीं कर रहा है इसलिए ये डिफ्यूजन कह रहा है, पर अगर इसने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंसिडर की होती तो ये इसे ऑस्मोसिस कहता। समझ में आ गई बात। तो ये डिफ्यूजन कह रहा है एनसीईआरटी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, तो आप डिफ्यूजन ही कंसिडर कर लो। पर क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो एग्जैक्टली है तो ये ऑस्मोसिस, पर आपकी एनसीईआरटी डिफ्यूजन कहती लल्ला, तो इसको आप डिफ्यूजन ही मानो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी चीज़ ट्रांसफर होती है तो उसको ऑस्मोसिस कहते कि नहीं कहते, पर यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी डिफ्यूजन कह रही है तो आप इसको डिफ्यूजन ही मान लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज प्यूरिफाइड ब्लड पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट, ठीक है, बाय द वेन्स। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनीज बट इट इज डिफरेंट सिंस नो। अच्छा, ये मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आर्टिफिशियल किडनी में एक और चीज़ नहीं हो सकती विच इज़ द रीएब्जॉर्प्शन। आप अपने ब्लड से कोई भी अच्छी चीज़ फिल्टर करके ला भी ले लेंगे तो नेफ्रॉन में पीसीटी होता है, लूप ऑफ एनले होता है, डीसीटी होता है, आप कहीं ना कहीं से अच्छी अच्छी चीज़ों को वापस से एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देते हैं, पर यहाँ ये प्रोसेस नहीं होता। समझ में आ गई बात। नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट इनिशियल फिल्टर रेट इन द किडनीज ऑल अबाउट 180 लीटर। जितना फिल्टर रेट आप कितना बनाते हैं 180 से 190 लीटर, पर आप सुसु कितना निकालते हैं, मात्र 1 से 2 लीटर। समझ में आ गई बात, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस से सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आई होप आपको आर्टिफिशियल अच्छे से किडनी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई नो इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। दिस मैकेनिज्म, द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी मेड फ्लो इनटू द डायलिसिंग मशीन। ब्लड सर्कुलेट्स स्लोली थ्रू द लॉन्ग सेल्यूलोज ट्यूब filled in the tank having the dialysing solution. Heparin prevent the blood clotting in this tube. Cellulose membrane allows iron, very small molecule water into diffuse through it. यहाँ पर भी डिफ्यूजन ही बोल रहा है, आपके एनसीईआरटी डिफ्यूजन ही बोल रही है, तो प्लीज उसको डिफ्यूजन ही कंसिडर करना। ठीक है, द ब्लड, अब देखो आपको जेन्युइनली आपको पता है कि वो क्या हो रहा है, पर आप उसको डिफ्यूजन ही कंसिडर करना क्योंकि वो डिफ्यूजन प्रोसेस है। द ब्लड कार्पसेल्स, प्लेटलेट, प्रोटीन मॉलिक्यूल आर टू लार्ज, डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। ये आपको समझना है। अब आपको यही समझा रही हूँ मैं कि इससे सिर्फ आयंस बाहर आएगा, वाटर बाहर आएगा, यूरिया बाहर आएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेल भी बाहर हो जाए, प्रोटीन भी बाहर हो जाए, तो नहीं हो सकता क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो इस डायलाइजिंग सोल्यूशन में जिसके अंदर ये ट्यूब डूबी हुई है उसमें भी ना सेल होगा ना प्रोटीन होगा, उसमें सिर्फ क्या होते हैं, मिनरल्स एंड आयंस। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, कि इसमें अगर मान लो ब्लड में अगर अच्छी अच्छी चीज़ें मान लीजिए नहीं है, जो कि किडनी का काम था कि भैया अगर हम फिल्टर होकर ला भी लिए तो हम अच्छी चीज़ें वापस ब्लड को दे देते हैं, तो अगर ब्लड में वो अच्छी चीज़ें नहीं है तो हम टैंक से तो नहीं डाल पाएंगे। हम टैंक का काम है थोड़ा बहुत मिनरल वगैरह डाल दो, बाकी सब कुछ आप नहीं डाल सकते हो टैंक से, वो काम आपकी किडनी का है विच इज कॉल्ड एज रीअब्जॉर्प्शन। फाइनली द क्लेंस ब्लड पम्प्ड बैक टू द पेशेंट। क्लियर है। और अगर आपकी किडनी, ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि अगर आपकी किडनी डायलिसिस देखो भैया आपको भी पता है कि रीअब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रहा है। रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो मिनरल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो, मतलब आप मिनरल तो फिर भी मेंटेन हो जाएगा, डायलिसिंग सोल्यूशन से वापस चला जाएगा ट्यूब में, पर बाकी सारी चीज़ें जो रीअब्जॉर्प्शन से वापस आपके ब्लड में आ जाती थी बाय द रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ एनले, वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी कमज़ोर होती जाएगी। फिर लास्ट में आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ऑर्गन डोनेशन इज द जनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफर फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ डोनर, हिज एंड हर फैमिली। मतलब पहले कंसेंट ये नहीं कि जो है तो गाय और चीर लियो निकाल लिया, बिल्कुल इट इज़ ए क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी को बिना बताए उसका ऑर्गन निकाल लेते हैं तो जेल हो जाती है। ठीक है, ये करना नहीं है अपने को। ओके, तुम लोग कभी कभी ये सोचते हो मरने धरने की बातें बताती रहती हैं, नहीं बेटा ये ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज जेंडर कैन बी बिकम एन ऑर्गन और टिश्यू डोनर, कोई भी कर सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन बी सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिपिएंट ऑर्गन हैज बीन डैमेज्ड और फेल्ड or diseased by the injury. In organ transplantation, the organ is surgically removed from a person and transplanted to another person.
कॉमन ट्रांसप्लांटेशन, कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन, किडनी का, हार्ट का, लिवर का, पैंक्रियाज का, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो. मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर्स अ पर्सन ब्रेन इज डेड. ठीक है, जब तक वो डेड नहीं होता तब तक मोस्टली तभी किया जाता है. ठीक है, बट सम ऑफ ऑर्गन जैसे पार्ट ऑफ किडनी, ठीक है, लिवर, लंग, इनका आप जीते वक्त भी डोनेट कर सकते हैं. क्लियर है, क्योंकि पूरा नहीं निकाला जाता, उनके टिश्यूज डोनेट किए जाते हैं. ठीक है. Excretion in the plants. Plant use completely different strategies for the excretion than those of animal. Oxygen itself can be thought as a waste product of the plant by the photosynthesis. ठीक है, अब कैसे रिमूव करेगा भाई, कैसे रिमूव करता है आपको पता है, बाय द रेस्पिरेशन, बाय द स्टोमेटा. एक्स्ट्रा वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन. ठीक है, अब देखो, फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट that many of their tissues consist of dead cell. प्लांट के अंदर बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं. ठीक है, and they can even lose some parts such as leaves. Many plant waste product are stored in a cellular vacuoles. यही मैंने आपको बताया था, waste product is stored in the vacuole. Waste product may be stored in the leaves. जब लीफ में बहुत वेस्ट प्रोडक्ट, मैंने बताया था ना, स्टेम और लीफ के बीच में वेस्ट प्रोडक्ट बनने लगता है और लीफ गिर जाती है. ठीक है. अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द रेजिन, stored as resin, gums, tannin, latex in the old xylem. Plant also excretes some waste substance into the soil around them. तो प्लांट कहीं भी अपना वेस्ट जो होता है वो एक्सक्रीट कर सकता है. So बच्चों, today we have learned the last topic of the life process, which is the what, जो कि है आपका क्या बच्चों, जो कि है आपका हीमोडायलिसिस एंड द एक्सक्रीशन इन प्लांट. मैंने एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर आपको आपके एनसीईआरटी से भी पढ़ाया, नोट्स भी दिए आपको और अच्छी तरीके से समझाया. आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन. सी यू इन द नेक्स्ट न्यू चैप्टर. तब तक थैंक